गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी जो पहली कक्षा थी इस जो जनसंख्या का विषय वितरण की जो पहली कक्षा थी उसमें हमने जनसंख्या के उन क्षेत्रों को जाना जो आवासीय क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं या नॉन एक्यूमेन एरियाज हैं, उनको हमने पढ़ लिया। जब हमने ये पढ़ लिया तो इसके बाद अब हमारे पास में एक बड़ा जो महत्वपूर्ण आस्पेक्ट निकल के आता है वो है कि दुनिया के जो वो क्षेत्र जो ज़्यादा घने बसे हुए हैं या बसे हुए क्षेत्र की बात करते हैं, अर्थात जहाँ पर एक मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा निवास करते हैं, उनको हम अगर काउंट करें इसमें तो तीन तरह की एक एक राय बनती है। वो है जनसंख्या की न्यून आबादी के क्षेत्र, अर्थात 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एक से लेकर के 10 व्यक्ति पर किलोमीटर। ठीक है, ये क्षेत्र जहाँ पर न्यून आबादी है वो क्षेत्र एक एक व्यक्ति से लेकर 10 व्यक्ति तक यहाँ पर निवास करते हैं। तो दूसरे में है 10 व्यक्ति से लेकर के 50 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। जो तीसरे में है वहाँ पर 100 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर की हम लोग बात करते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर की बात हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बड़ा अंतर आता है कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आजकल कई विद्वानों का मानना है कि इसको इस दायरे को बदलकर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किया जाना चाहिए। ये एक सतत प्रक्रिया है क्लासिफिकेशन और इनका एक तरह से किस क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन होती है, ये विद्वानों का अलग अलग अपना नजरिया रहता है। हम इसको 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से अगर मानते हैं, यह हमारा वर्गीकरण का तरीका ये रहता है। और एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से जो कम है उसको हमने अवासीय क्षेत्रों में गिना। अब अवासीय क्षेत्रों को पहले क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें ये पता चल गया कि पूरी पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है ना, वो रहने के योग्य नहीं है। पृथ्वी का अधिकांश भाग या तो पर्वतीय है, या वो अति शीत प्रदेश है, या वो अति उष्ण प्रदेश है, या अति आर्द्र प्रदेश है। अगर ये जब प्रदेश है तो इन प्रदेशों को अगर हटा दिया जाए तो बहुत कम हिस्सा जो मानव आबादी या मानव निवास के अनुकूल रहता है, तो उस भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं। जिस भाग में हम लोग रहते हैं, तो हम अब नीचे से स्टार्ट करते हैं कि कम आबादी के क्षेत्र कौन से हैं। कम आबादी के क्षेत्र वो है जो इन जो 4 आवासीय क्षेत्र है इनके सीमांत इलाकों से सटे हुए इलाके। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे अगर हम बात करते हैं कि उप सहारन अफ्रीकन कंट्रीज है, उप सहारन वो क्योंकि वो कांगो बेसिन की जस्ट ऊपर की तरफ थे, थोड़ा सा अगर नीचे के भाग की तरफ देखें तो वो नीचे के भाग की तरफ भी देख सकते हैं। तो दोनों तरफ का वो बेल्ट जो उस उष्ण कटिबंधीय आधा प्रदेशों के इर्द गिर्द का क्षेत्र है, वो क्षेत्र वो इसके अंदर काउंट किया जा सकता है। अर्थात वो न्यून आबादी के क्षेत्र हैं, वो सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कैसे हम लोग कहें कि एक बात कहें कन्नेडा इसकी जो 4 चरम जलवायु दशाओं वाले प्रदेश थे, अवासीय क्षेत्र वाले थे, अति शीत, अति उष्ण, अति आर्द्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्र। इन चारों प्रदेशों के सीमांत भागों में, इनकी सीमाओं के इर्द गिर्द वाले उस भाग में निवास करने वाले लोग ज्यादातर एक चलता है। ठीक है, ये बात तो निकल के आती है। अच्छा, अब हम इसके बाद हम करें, इसके बाद इन क्षेत्रों में जैसे हम बात करें दुनिया भर में, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड वाला हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड का हिस्सा। अब हम लोग बात करें भारत में हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर इस तरह की बात होती है। हिमालय का जो शिवालिक का भाग कर सकते हैं, सॉरी शिवालिक का भाग या जो लघु हिमालय का हिस्सा है उस भाग को हम कह सकते हैं। फिर हम जो बात करते हैं कि एक तरह से कि इस इलाके में जो 1 से 10 वाले जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे, भारत का अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा है वो इस क्षेत्र में काउंट होता है। और जैसे कहें कि तिब्बत का काफ़ी बड़ा भाग, तिब्बत के जो भूटान का भाग है उसमें काफ़ी बड़ा भाग इस क्षेत्र में काउंट होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि जो
दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका में भी कुछ भाग है, चाहे वो अटाकामा मरुस्थल के इर्द गिर्द का क्षेत्र हो, चाहे वो एक तरह से कहें कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील के सीमावर्ती इलाकों वाला जो भाग हो, तो वहाँ पर इस तरह की जनसंख्या न्यून आबादी के क्षेत्र मिलते हैं। मध्यम आबादी के क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? मध्यम आबादी के क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? अर्थात 10 से लेकर 50 तक ये एक रहता है। ये एक तरह से कहें कि हम लोग राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जिसको हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, उस भाग में भी इस तरह की जनसंख्या निवास करती है। पाकिस्तान का भी कुछ भाग है, बलूचिस्तान का जो इलाका है, इसके अलावा अफगानिस्तान का भाग है, सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर यह आबादी 10 से 50 वर्ग किलोमीटर की है। कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ इतनी ही आबादी वहाँ पर निवास करती है। तो हम लोग इस चीज़ को अगर हम देखते हैं कहीं ना कहीं, तो ये इलाके भी काफ़ी बड़ी वो रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं। जो सेंट्रल एशिया की बात करें हम लोग, या सेंट्रल एशिया के बाद हम लोग जो बात करें कि जो ट्रांसकाकेशिया है उस क्षेत्र की बात करें, वहाँ पर भी इसी तरह की आबादी के क्षेत्र हैं। या यूरोप में जो कह सकते हैं कि जो साइबेरियन जो पार्ट है उससे जो कनेक्ट करने वाला भाग है, जो यूरोपीय रूस को जोड़ने वाला भाग है, उस भागों में भी इसी तरह की आबादी, मध्यम आबादी के क्षेत्र ही नजर आते हैं। इस तरह की जो हम लोग क्षेत्र देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरह का नजर आएगा। अमेरिका का जो प्रेरीज का भाग है, उसके पश्चिमी क्षेत्र वाले राज्य, उनमें सभी राज्यों में इसी तरह के मध्यम आबादी के क्षेत्र नजर आते हैं। और दुनिया भर में ये पैटर्न मिलता है आपको। और इसके बाद में जो आता है, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट निकल के आता है सघन बसे हुए क्षेत्र, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जहाँ पर जनसंख्या 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जहाँ पर जनसंख्या 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो हम इस क्लास को अलग से पढ़ने का हमारा यही उद्देश्य था कि अदरवाइज हम पिछली कक्षा के साथ पढ़ सकते थे, लेकिन ये वीडियो अलग बनाने का एक उद्देश्य रहा है कि हम लोग इसके बारे में काफ़ी अच्छे से जान पाए। क्योंकि अगर हम इस विषय के बारे में अगर जानना है, अगर समझना है, तो हमें इस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को समझना बहुत जरूरी है। और यही हमारे भूगोल में जनसंख्या वितरण में एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर होता है, जिसको देखकर हमें सारे तथ्य क्लियर होते हैं कि जनसंख्या कहाँ ज़्यादा क्यों निवास करती है। तो हम 4 क्षेत्रों को इसमें लेते हैं। एक कौन सा होता है, पहला भाग लेते हैं हम इसको एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। अब इसमें लेते हैं एक पहला भाग, ये होता है एशिया। दूसरा है यूरोप। तीसरा है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। चौथा जो भाग है, जो नया भाग है, वो अफ्रीका है। वन टू थ्री फोर, 4 जो भाग है, क्या है, 4 भाग है। 4 भाग हैं, जो 4 भाग हैं वो इसी तरह के। अब यहाँ पर हम लोग भाग देते हैं। दुनिया भर में 4 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें अधिक आबादी के क्षेत्र कहा जाता है। जो एशिया का क्षेत्र है, फिर इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एशिया जो है उस क्षेत्र को हम वापस अपन 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भागों में क्यों बांटते हैं? क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये पूरी जो दुनिया का घना बसा हुआ क्षेत्र है ना, इसका 70% पार्ट, 70% part of this total densely populated area is consisted by only Asia। तो इसलिए जो इतना महत्वपूर्ण भाग होता है, इसलिए हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, फिर आएगा इसको हम कहेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ एशिया, फिर है साउथ ईस्ट एशिया। भाई पूर्वी एशिया कहते हैं इसको,
दक्षिणी और इसको दक्षिणी पूर्वी कहेंगे, दक्षिणी पूर्वी कह लेंगे हम लोग। अब हमारे जो पढ़ने के जो पहलू हैं उसमें देखिए तब्दीलियां कैसे आती है। हमने 4 क्षेत्र देखे, दुनिया की जो सघन बसे हुए क्षेत्र हैं उनको 4 भागों में बांटा। पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा नॉर्थ अमेरिका और चौथा अफ्रीका। तो 4 भागों में हम लोग देखते हैं। पहला जो भाग है वो ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि 70% आबादी सिर्फ इसी में निवास करती है। तो 70% आबादी इसी में निवास करती है, इसलिए जो ईस्ट एशिया है, एशिया है, उसको 3 भागों में बांटते हैं, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। अर्थात ये जो भाग है इसमें हमने इस तरह से देखा। तो आज हम हमारी कक्षा में एक चर्चा के तौर पर ये जिक्र किया कि दुनिया के सघन बसे हुए भाग है जहां पर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा रहते हैं, उन भागों की बात करते हैं। तो उन भागों को हम एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका जैसे 4 ग्रुपों में बांट लेते हैं। 4 ग्रुपों में, क्योंकि पहला ग्रुप है वो बहुत बड़ा है, इसलिए इसको बारीकी से समझने के लिए इसको फिर 3 भागों में बांट लेते हैं और ये है ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। और हम लोग इसको पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के रूप में भी जानते हैं। तो अब हम जो चर्चा करते हैं, इसलिए हम इस एशिया वाले हिस्से को छोड़ करके इन तीनों की चर्चा इस क्लास में करते हैं, क्योंकि एशिया वाला हिस्सा है ये थोड़ा काफ़ी बड़ा है, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो 70% आबादी कवर कर रहा है, तो इसलिए इसकी एक अलग कक्षा बनती है। अफ्रीका एक नवोदित जनसंख्या वृद्धि वाला क्षेत्र है। तो नवोदित जनसंख्या वृद्धि वाला क्षेत्र है, तो उस जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र में हम देखते हैं कि नाइजीरिया एक बड़ा कंपोनेंट बनकर उभरा है, एक नया घटक के रूप में सामने आया है। नाइजीरिया है, मिस्र, नील नदी घाटी सदियों से वहाँ पर जनसंख्या निवास रहती आई है। हम लोग देखते हैं कि जो नाइजीरिया और उसके न्यू गिनी के तट के आसपास के जो घाना है, इसके अलावा जो नाइजर है, सियरा लियोन है ना, लाइबेरिया है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का तीव्र उभार देखना पड़ा है। और सब सहारन अफ्रीका में भी इसको उभार देखने को पड़ा है। दक्षिणी अफ्रीका एक बड़ा जनसंख्या का क्षेत्र निकल कर उभरा है। मोजाम्बिक और एक तरह से जिम्बाब्वे की जो क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत तेजी से एमर कर रही है। इसलिए और हम आज बात करें कि सूडान और जो इथोपियन पार्ट है वो एशिया अफ्रीका का, वहाँ पर भी बड़ी अच्छी जनसंख्या मात्रा में जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है और जनसंख्या में 100 से ज़्यादा जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है। और ये इसमें वृद्धि होने का कारण क्या है कि पिछले कुछ दशकों से चाहे संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से या विश्व की विभिन्न चैरिटेबल ट्रस्ट या जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके माध्यम से यहाँ पर क्या है कि मृत्यु दर में काफ़ी हद तक कमी लाई गई है, जिसके कारण क्या है कि जन्म दर यथावत है, मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या अपने आप बढ़ेगी। और वो यहाँ पर इस अफ्रीका की इस पार्ट में देखने को मिली है। अफ्रीका के 3 चार हिस्से, नील नदी वाला घाटी का हिस्सा जहाँ हम लोग मान सकते हैं। इसके अलावा न्यू गिनी की जो तट है, वो गिनी तट के आसपास का इलाका, नाइजीरिया, नाइजर, सियरा लियोन, लाइबेरिया, घाना को जो है ना, इस तरह से ये भाग है। इस भाग में भी काफ़ी जनसंख्या देखने को मिली है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका है और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, इस तरह से हम लोग 4 भागों में इसको बांट लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जनसंख्या पहले बहुत कम निवास करती थी, लेकिन पिछले कुछ 3-4 शताब्दियों में यूरोपियन प्रवास की जो मात्रा वहाँ पर रही है, और फिर उसके बाद 20वीं सदी में पूरी दुनिया भर से वहाँ पर प्रवास की जो एक तरह से उस अनजाने से महाद्वीप में जो पहले अनजाना था, एक तरह से नई दुनिया जिसको कहा जाता था, उस भाग में यहाँ से प्रवास की बहुत बड़ी एक सतत श्रृंखला चल पड़ी, यानी कि एक तरह से 4 दशाब्दियों में से 450 गुना वृद्धि दर्ज करी है। और इसमें जनसंख्या कहाँ निवास करती है? इसमें जनसंख्या निवास करने के 3 कुछ क्षेत्र है, 3 मोटे 4 क्षेत्र मान सकते हैं हम लोग। एक तो ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो पूर्वी तटीय भाग है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूरोप या प्रवास आते ही लोग सीधे ही इन्हीं भागों में एक तरह से बसना शुरू हुए और इन भागों में ज़्यादा अधिक जनसंख्या निवास करती है। दूसरा, झील, जो महान झील है, ग्रेट लेक एरिया जिसको कहते हैं, उस भाग के आसपास भी एक तरह से अच्छी जलवायु के कारण और एक मीठे जल की उपलब्धता के कारण उस क्षेत्रों में और कुछ खनिजों की उपलब्धता के कारण उस क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करने लगी है। फिर एक हम लोग बात करते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट में हम जैसे लॉस एंजलिस की बात करते हैं, सैन फ्रांसिस्को की बात करते हैं, सिएटल की बात करते हैं, इस तरह के बड़े बड़े शहर वहाँ पर है ना। और
इन शहरों के आसपास और इनकी जलवायु भी काफ़ी अच्छी है, तो इनके कारण वहाँ पर इस पूर्वी तट पर भी, नॉर्थ अमेरिका की जो पूर्वी तट है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग ही नहीं, इसके अलावा कैनेडियन भाग पार्ट भी है, उसमें भी वैंकूवर और इस तरह की जो है ब्रिटिश कोलंबिया जैसे जो भागों में, वहाँ पर एक तरह से कहें सॉरी जनसंख्या काफ़ी निवास करती है। जो वैंकूवर वाले जो पार्ट है उसमें भी काफ़ी जनसंख्या निवास करती है। प्रिंस रूपर्ट, वैंकूवर और इस तरह के भाग जो वहाँ पर है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या काफ़ी निवास करती है। तो उसके बाद हम जो आते हैं दक्षिणी भाग, सॉरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में भी जो आजकल एक नया हब उभर गया है, न्यू मैक्सिको की बात करते हैं, फ्लोरिडा की बात करते हैं हम, है ना, मियामी, अटलांटा की जो नए शहर निकल के आए हैं, है ना, न्यू ऑर्लियंस है, कुछ और इस तरह के शहर वहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर है। वहाँ पर जनसंख्या काफ़ी 100 से ज़्यादा जनसंख्या वर्ग किलोमीटर में निवास कर रही है, और ये एक जनसंख्या संभावना के 4 नॉर्थ अमेरिकन पार्ट में प्रदेश है। अब इसमें हम अगर कुछ छोटा पार्ट लेना चाहें तो दक्षिणी अमेरिका में भी कुछ ऐसे भाग हैं जो पंपाज घास के मैदान है, वहाँ पर की बात कर सकते हैं, या ब्राजीलियन जो कोस्ट है, उसमें रियो डी जेनेरो, सेंटोस और साओ paulo जैसे शहरों के आसपास जनसंख्या की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, वो 100 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। इस प्रकार हमने दो जो कह सकते हैं अधिक जनसंख्या का जिक्र किया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। अब यूरोप की बात करते हैं। अब यूरोप में हम लोग बात करें तो यूरोप में जनसंख्या है कुल मिला के कुछ 2-3 प्रदेशों में ही निवास करती है। वो है कौन कौन से, अब हम जिक्र करते हैं उनका। जो यूरोपीय प्रदेशों में क्या है कि डोन नदी से, डोनेट्स बेसिन है, जो पूर्ववर्ती जो सोवियत संघ था उसके भाग में कहें, या फिर आज हम यूक्रेन और जो रूसी भाग, यूरोपीय भाग है रूस का, उस भाग की बात करते हैं, उस इलाके तक, यानी कि वहाँ से लेकर के और ब्रिटेन तक, ये एक कोयला बेल्ट है, ऊपर कोयला पेटी है, जो उस कोयला पेटी से क्या होता है कि वही कोयला पेटी जिसने औद्योगिकरण का आधार बनी, वो वहाँ से यूक्रेन से शुरू होकर के, है ना, फ्रांस, जर्मनी, है ना, इस तरह से ऑस्ट्रिया होती हुई, और फ्रांस जर्मनी होती हुई बेल्जियम है, इसके अलावा नीदरलैंड होती हुई, और ये ब्रिटेन तक जाती है। और इस पेटी में ही यूरोपीय जनसंख्या की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। और ये कहें कि यूरोपीय एक समुदाय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी शुरुआती दौर में, और आज भी जनसंख्या इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं नजर आती है। तो यहाँ पर औद्योगिक विकास की गतिविधियों की प्रधानता होने के कारण, औद्योगिक गतिविधियों की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर इस कोयला बेल्ट में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। और अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो लंकाशायर, यार्कशायर, जो नॉर्थम्बरलैंड है ना, और जो इस तरह की काउंटीज है जो, और ग्लासगो तक एक तरह से बात करते हैं हम लोग, जो लंदन से लेकर ग्लासगो तक बात कर लें, या लंकाशायर से लेकर ग्लासगो तक बात करें, तो ये इस तरह का अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र नजर आता है। फिर इसके अलावा यूरोप में जो दूसरा भाग, ये जो है यूरोपीय भाग, ये 45 से लेकर के 55 डिग्री तक है, 45 से लेकर 55 डिग्री तक है। 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसके इर्द गिर्द 10 डिग्री जो जनसंख्या का क्षेत्र है, इस अक्षांश 10 डिग्री अक्षांश क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अब दूसरा जो भाग है वो है भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्र है, जो चाहे फ्रांस का हो, चाहे स्पेन का हो, चाहे वो इटली का हो, चाहे ग्रीस का हो, चाहे अन्य देशों का हो। इस भागों में, या काला सागर के तट की तरफ की बात करते हैं हम लोग, इन भागों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। डेन्यूब बेसिन है, वहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। और जो पूर्व यूरोप के कुछ देश हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी जनसंख्या निवास, जो कह सकते हैं कि एकदम यूगोस्लाविया के जो एक तरह से जो बाल्कन देश हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार हमने 3 चीज़ें जिक्र की। ये यूरोपियन भागों की बात की हमने, और यूरोपियन भागों में बड़े शहर है ही, हम देखें लंदन है, पेरिस है, बर्लिन है, हैम्बर्ग है, एक तरह से कहें कि हम लोग, या जो बात करें कि इधर इटली में रोम है, मिलान है, वेनिस है, इस तरह से, और यूक्रेन तक जाता है, एक तरह से यूक्रेन तक। और इस भाग पे काफ़ी बड़ी मात्रा में जनसंख्या है। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। और ये
नॉर्थ अमेरिका की जो जनसंख्या है, ये इसका भी बड़ा भाग है, अधिकांश भाग है जैसे कहीं, तो ये भी सेकेंडरी एक्टिविटीज में ही ये इन्वॉल्व है, अर्थात विनिर्माण संबंधी गतिविधियों में, सर्विस क्षेत्र की गतिविधियों में ये इन्वॉल्व है। अच्छा, अब जो हमारे पास जो पार्ट पड़ता है वो एशिया। एशिया की कक्षा हम अगली कक्षा में इसलिए पढ़ेंगे कि एशिया का एक बड़ा भाग हो जाता है पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो चूंकि चूंकि जैसे कहें कि ये जो भाग है, कौन सा, जो एशिया वाला भाग है, इसमें बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, विश्व भर की। तो इस आबादी को हम विशेष तौर पर देखेंगे, एक मानचित्र के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार दुनिया की आधी जनसंख्या मानसून एशिया में रहती है। पूरी दुनिया की आधी जनसंख्या मानसून एशिया में रहती है, जो मुश्किल से उसका 10% भी नहीं है। मेरे ख्याल से 7 या 8% होगा। इस 7 या 8% क्षेत्र में पूरी दुनिया की 50% जनसंख्या कैसे रहती है? क्या वैसे कारक है जो पूरी दुनिया के जो 50% आबादी के कुछ छोटे से भूभाग में केंद्रित कर देते हैं? तो उनको हम विस्तार से जानेंगे और विस्तार से जानेंगे, और इसके साथ ही एक मैप का भी करेंगे। जो हमने एक काम किया है, इसको आप सब लोगों को क्या करना है कि एक मैप में दर्शाना है कि कहाँ अधिक जनसंख्या के क्षेत्र है, कहाँ कम जनसंख्या के क्षेत्र है, कहाँ कैसे कि मॉडरेट पॉपुलेशन है और कहाँ पर लेस पॉपुलेटेड एरियाज हैं। उसके और जो ये एशिया और यूरोप और अमेरिका की जो हाईली जो कह सकते हैं या डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है ना, उसको हम एक अलग तरीके से एक अलग मैप में दिखाएंगे और आप इनकी प्रैक्टिस भी करते रहें। तो अब हम पढ़ेंगे हमारी आगामी कक्षा में कि जो एशिया जो है, एशिया जो महामानव समूह है, एशियाई महामानव समूह है, उसका हम जिक्र करेंगे। विश्व वितरण, ये हमारी क्लास थी जनसंख्या की दूसरी क्लास, यानी जनसंख्या का विश्व वितरण, जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन या वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं। तो अब हम इस चीज को देखने के बाद अब हमें ये चीजें धीरे धीरे क्रम से एकदम व्यवस्थित होती चली जाएगी, क्योंकि हम एक एक चीज को देखेंगे ना। तो अब हमारे पास में एशियाई भाग है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। हम एशियाई महामानव समूह के नाम से ही पढ़ेंगे, जनसंख्या का वितरण एशियाई महामानव समूह। ठीक है, ओके। आज की इस कक्षा के लिए धन्यवाद, थैंक यू।